चलिए देखो, मानव के दुर्व्यापार, वेगार या बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो इस बात का मतलब यह है कि जो मानव है उसका दुर्व्यापार नहीं होगा। दुर्व्यापार का मतलब होता है बेटा क्रय विक्रय। इसका मतलब मानव को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। एक दौर था पहले, कभी आपको पता होगा, जब लोगों को खरीद के गुलाम बनाया जाता था। आपको पता, दास प्रथा थी। तो दास कौन होते थे, गुलाम कौन होते थे? जिनको खरीदा जाता था। इसका मतलब एक ज़माना पीछे बीता है जब इंसान को खरीदा और बेचा जाता होगा। आपको लगता है कि ये कितना बड़ा शोषण है, ये कितना बड़ा शोषण है? आपको पता है, जिस पशु को आप पालते हो और बहुत समय से है वो आपके साथ है, अगर वो पशु एक दिन आप बेच दो तो वो आपके साथ, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, वो घर से जाना नहीं चाहता। ऐसा होता नहीं होता? ये तो बात भी उस बेजुबान की कि वो फील कर रहा है लेकिन मैं बता नहीं रही आपको। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बेचा जाए, किसी व्यक्ति को बेचा जाए, किसी बच्चे को बेचा जाए, तो बताइए ये उस बच्चे का कितना बड़ा शोषण होगा। अच्छा, खरीदने वाला व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को खरीद रहा है, किसी बच्चे को खरीद रहा है, आप बताइए वो उसके साथ में कैसा व्यवहार निर्भर करेगा? ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना भाई, वो तो उस पर डिपेंड करेगा है। वो उस बच्चे की केयर करता है नहीं करता है। इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि इंसान का क्रय विक्रय नहीं होगा, इंसान को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। ये शोषण है इंसान का। अगर किसी इंसान को बेचा जाता है तो उस इंसान का ये शोषण है। दूसरा एक सवाल आता है, देखिए, बेगार। बेगार शब्द का अर्थ होता है बिना मेहनताना दिए काम कराना। देखो, इंसान जब मेहनत करता है तो उस मेहनत के बदले उसको मेहनताना दिया जाता है। भाई, श्रम का मतलब यही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोई मजदूर आपके घर मजदूरी करता है, तो बताइए मजदूरी का आप उसको पैसा देंगे नहीं देंगे? तो वही तो उसका मेहनताना बना। और अगर मेहनताना ना दिया जाए तो उसी को बेगार या बेगारी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बेगार या बेगारी कहते हैं। उसी को बेगार या बेगारी कहते हैं। ये जो उत्तराखंड है, यहाँ कुली बेगार प्रथा थी। क्या थी? उससे समझना थोड़ा सा। कुली बेगार प्रथा थी पहाड़ों में। क्योंकि पहाड़ों में ऊपर पहुँचने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो जो अंग्रेज थे, जब वो पहाड़ में नौकरी करने के लिए जाते थे तो उन्हें कुली दिए जाते थे। कुली वो आदमी होता है जो सामान ढोता है, होता नहीं होता? तो वो क्या करते थे, वो समतल जहाँ से प्लेन में उतर गए आकर कारवार से, अब आगे 10 किलोमीटर तक उन्हें पैदल जाना, सामान है उनके पास में, ठीक है? तो वो कुली पकड़ते थे और वो कुली बेचारा उनका सामान लेकर जाता था। पहाड़ पे चढ़ना ही इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सामान लेकर चढ़ना तो और बड़ा मुश्किल काम है, नहीं है? तो उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, उस मेहनत के पैसे नहीं दिए जाते थे। इसे कहते थे कुली बेगार प्रथा। क्या कहते थे? कुली बेगार प्रथा। हालांकि बाद में इस कुली बेगार प्रथा को ख़त्म किया गया। आप खुद बताइए, अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको अगर पैसा ना मिले तो ये फिर आपका शोषण है या नहीं है? ये शोषण है, ठीक है? तो याद रखो, बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक दिए पारिश्रमिक मेहनताने को कहते हैं, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य कराना। तुमने देखा होगा कि अगर कोई, मान लो हम एक दूसरे का सहारा होते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, नहीं कर देते? भाई, कोई काम तुम हमारा कर देते हो, कोई काम हम तुम्हारा कर देते हैं। ऐसा होता नहीं होता? लेकिन जहाँ बात मेहनत की है तो वहाँ तो मेहनताना देना पड़ेगा। और अगर किसी को मेहनताना नहीं दिया जाता है काम का, तो ये उसका शोषण है। एक तीसरा शब्द आया है बलात् श्रम।
श्रम कहते हैं मेहनत को, वलात का मतलब होता बलपूर्वक, डरा के, धमका के, ठीक है, हाँ, या उसको मार के, पीट के। ये सब जबरदस्ती है या नहीं है भाई? अगर किसी आदमी को डरा के आप काम कराते हैं, धमका के काम कराते हैं, पीट के काम कराते हैं, तो ये आपकी जबरदस्ती है या नहीं है? ये जबरदस्ती है। तो बलात् श्रम का मतलब होता बलपूर्वक काम करा। इंसान से बलपूर्वक काम कराते थे। बलपूर्वक का मतलब ये होता था बंधक बना लिया जाता। बंधक कहते हैं उसके पैसों को दबा कर रखना। जैसा कि मान लो एक आदमी ने तुम्हारे यहाँ कोई काम करा और काम करा 1 महीना हो गया, तो तुम्हें 1 महीने पेमेंट करना चाहिए। तुमने कहा भाई 1 महीने के पैसे दाब के चलेंगे हम, तो 1 महीना तुमने काम करा, फिर वो दूसरे महीने काम करेगा तो तुम उसे 1 महीने के पैसे दोगे और 1 महीने के पैसे तुमने उसके दाब के रख लिए। अच्छा बताओ वो आदमी बंधक हो गया नहीं हो गया? भाई मान लो अगर वो आदमी 100 रुपये रोजाना तुम्हारे यहाँ काम करता है तो 30 दिन के कितने रुपए हो गए? 3000। अब उसने 2 महीने काम करा, तुमने 1 महीने के पैसे दे दिए और 1 महीने के पैसे रोक लिए। बोले कि ये पैसे हम दाब के चलेंगे, लास्ट में पेमेंट करेंगे 1 साल बाद। वो आदमी अगर छोड़ के बीच में जाएगा, समझिए मेरी बात को, छोड़ के वो बीच में जाएगा तो तुम उसे पैसे नहीं दोगे। तुम कहोगे पैसे काहे के, पूरे साल काम कर, तो पूरे साल काम कर तब देंगे इस महीने के पैसे। तो बेचारा अगर उसे कहीं 120 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी तो वो छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा। आपने उसे बंधक बना लिया है। तो बंधक बनाने का मतलब यही होता है कि इंसान के पैसे दाब के चलना। ये बलपूर्वक आप काम करा रहे हैं, ये भी जबरदस्ती है आपकी, ये नहीं है। वरना तो मजदूर की मजदूरी का मतलब होता है इधर शाम हुई इधर अपना पेमेंट लो, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है, देखो दुर्व्यापार का मतलब होता मानव का क्रय विक्रय नहीं होगा। बेगार का मतलब होता बिना पारिश्रमिक दिए कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से। और बलात् श्रम का मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कार्य कराना। व्यक्ति की इच्छा नहीं है और आप जो है ज़बरदस्ती उससे काम करा रहे हैं। अब ये ज़बरदस्ती कई प्रकार से हो सकती है, डरा का हो सकती है, धमका का हो सकती है, पीट के हो सकती है, उसे मारा पीटा जाए, ठीक है। हो सकता है उसके पैसे दाब लिए जाएं। भाई पैसे दाबना भी तो ज़बरदस्ती है। लोग कह रहे हैं भैया वो मेरे पैसे दे दो, मैं काम पर ना आऊँगा, बोले पैसे ना मिलेंगे तेरे। बोलो, सरकार ने भी इसको ध्यान में रखते हुए, इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पास करा था। इस बात को नोट कर लेना, पेपर में आता है, ये खूब आता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब का है? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 का है, 76 का। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें वो सब बातें कही गई हैं जो आर्टिकल नंबर 23 के दायरे में आती हैं कि देखिए किसी भी व्यक्ति को बंधक बनाकर उससे कार्य नहीं कराया जाएगा। बंधक बनाकर उससे कार्य नहीं कराया जाएगा, ये बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम है। अब आप देखो, आज कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी एक्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। फिर बोलो भाई, वो तो एक एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है। जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वो कंपनी ये कहती है कि हम 7 दिन के पैसे आपके रोक लेंगे और पूरे महीने का पेमेंट करेंगे। जैसे कि आपने काम शुरू करा तो वो महीने की 7 तारीख को पेमेंट करती है कंपनी, तो तुम्हारे 1 महीना 7 दिन के पैसे हो जाते हैं।
वो 7 दिन के रोक लेते हैं, अगले महीने में लग जाते हैं। तुम कह लगो जी मैं तो छोड़ कर जा रही हूँ आज ही, तो वो रुके हुए 7 दिन का पेमेंट भी आपको हाथों हाथ दे देंगे। ऐसा नहीं है कि भैया तेरे पैसे 7 दिन के नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इंसान को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। बच्चों का व्यापार हुआ, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को तुमने देखा होगा अगवा कर लिया गया, बेच दिया गया। ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बिना मजदूरी दिए इंसान से काम नहीं कराया जाएगा। और तीसरी बात, बलपूर्वक तो आप काम करा ही नहीं सकते, बलपूर्वक। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल नंबर 23 ये हो गया। अनुच्छेद 24 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मतलब 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध। नियोजन का निषेध। निषेध का मतलब भी आपने देखा होगा मनाही होता है एक प्रकार का, जैसे प्रवेश निषेध है, प्रवेश वर्जित है, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। निषेध, इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि देखिए, जो जोखिम भरे काम हैं या कारखाने हैं, उन कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार आर्टिकल 21 के तहत, 21 के तहत उनको शिक्षा देने के लिए बाध्य है। तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, बोलो। और 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को आप जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। ठीक है, जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते। इसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने कोमा खान, कारखाना कोमा खान कोमा रेस्टोरेंट आदि में नहीं लगाया जाएगा, में नहीं लगाया जाएगा। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि कोई भी बच्चा है, अगर उसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है, तो उसको कारखाने में, उसको किसी खान में, जैसे कोयले की खान वगैरह होती है, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी काम पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि 14 साल तक की उम्र उसे पढ़ने का अधिकार देती है। ठीक है, तुमने देखा होगा वैसे भी बहुत सारे बच्चे जो पहले कभी आपने ऐसा देखा होगा, रेस्टोरेंट में काम करते थे, गिलास धोने का, झाड़ू पोछे का, खाना पहुंचाने का। ये छोटू छोटू इधर आ, तो बेचारे वो जितने छोटू होते थे उनका भविष्य बताइए वो अंधकार में था या नहीं था। सरकार उनको पढ़ाने का काम कर रही है, सरकार उनको खाना दे रही है, मिड डे मील के माध्यम से उनको ड्रेस दे रही है, सरकार उनको बुक्स मुहैया करा रही है, एजुकेशन दे रही है। तो कहा गया कि ये जो बच्चे हैं इनको जोखिम भरे कामों पर ना लगाया जाए, ये उनका शोषण माना जाएगा। फिर यहाँ से संबंधित 2 बड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो थोड़ा सा नोट करें। देखिए क्या होता है कि बचपन बड़ा मासूम होता और इसमें ये पता नहीं चलता
की जो चीज़ें हैं वो किधर जा रही हैं। ठीक है, बचपन में पता नहीं चल पाता, एक उम्र निकल जाती है और फिर इंसान को लगता है कि वो पढ़ नहीं पाया, या जब जोखिम भरे कामों पर किसी बच्चे को लगाया जाएगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो प्रताड़ित होगा, वो उसका शोषण है। किसी छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, आप जोखिम भरे कामों पर लगा देंगे तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के शोषण होंगे, दोनों प्रकार के शोषण होंगे। ठीक है, तो देखिए नोट करके एक बात लिखनी है। एक मूवमेंट चलाया गया था, उसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, ये एक मूवमेंट था, बचपन बचाओ आंदोलन। ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था कैलाश सत्यार्थी ने। किसने आंदोलन शुरू करा था? ये कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। और इसी काम के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल मिला था। शांति का नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। बचपन बचाओ आंदोलन का मतलब यही था कि जो बच्चे अभी मासूम हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको बड़े जो कारखाने हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर जो है काम पर लगाया गया। जो उनका बचपन था, है ना, वो उनसे छीना गया। तो इसके खिलाफ मुहिम चलाई कैलाश सत्यार्थी ने और कहा कि किसी भी बच्चे का जो बचपन है वो छीनना नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे का बचपन छीनना नहीं चाहिए, उसका बचपन ना छीने, उसका बचना चाहिए बचपन। इसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, नाम था उसका बचपन बचाओ आंदोलन। तो याद रखें, बचपन बचाओ आंदोलन, ये आर्टिकल इसी से बिलोंग करेगा, इस आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात पूरी तरीके से लागू है। तो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। कब चलाया था? 2014 से पहले चलाया था, बड़े पैमाने पर भारत में चला, और उसके लिए उनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। उसके बाद देखिए, सरकार ने भी इस आर्टिकल पर काम करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये जरूर याद रखें, बहुत अच्छा है, पूछा जाता है कि सरकार ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया है, उसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब इसके नाम से लग रहा है, ये जो कमीशन है ये क्या करेगा? नेशनल लेवल पर, है ना, बाल कहते हैं बच्चों को, उनके अधिकारों का संरक्षण दिलाएगा। किसी भी बच्चे के अधिकार जो हैं वो हनन ना हो, उनका हनन होता है, तो इसके लिए उसकी पैरवी करेगा ये कमीशन। सवाल ये बनता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? तो इसका गठन हुआ था 2005 में, और इसका मुख्यालय बनाया गया है नई दिल्ली में। और ये संस्था क्या काम करती है? बोलो, बाल अधिकारों का संरक्षण। तो इस संस्था का काम क्या है? इस संस्था का काम है बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण करना। जैसे तुमने एक बात सुनी होगी, राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। अगर किसी महिला के साथ में कोई ज्यादती होती है तो उसके लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ऐसे अगर बच्चों के अधिकारों का हनन होता है तो उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक है बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। एक ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताइए जो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उस संस्था का नाम बताइए जो बच्चों के हित के लिए काम करती है, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है। तो उसका नाम है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या उसे कहते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ ही पूछा जाता है, बस नाम याद रखें कौन सी संस्था है। संस्था का नाम है यूनिसेफ। ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। बस आपको इतना याद रखना है कि बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यूनिसेफ है। यूनिसेफ है और वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस बात का ख्याल रखती है कि बच्चों के अधिकार जो हैं वो उनका हनन नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो याद रखें आर्टिकल 23 और 24 दोनों शोषण के खिलाफ हैं। आर्टिकल नंबर 23 में सबके शोषण की बात है, किसी बच्चे को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, व्यक्ति से बलपूर्वक काम नहीं कराया जाएगा, व्यक्ति से बिना मेहनताना दिए काम नहीं कराया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 24 जो है वो केवल बच्चों के लिए है, केवल बच्चों के लिए है कि बच्चों को जोखिम भरे कामों पर आप नहीं लगा सकते। उसमें बड़ा रोल निभाया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने और यूनिसेफ ने। नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग काम करता है और इंटरनेशनल लेवल पर यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, और ये भी याद रखें कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने। तो ये हमारा हो गया मूल अधिकार नंबर 3। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो